Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am here today with you with the lecture number 15, which is official correspondence. And before that, we will discuss the previous lecture because that was also official correspondence, and we were discussing memorandums, how to write different kind of memorandums, and you will realize कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये ऑथराइजेशन मेमो है या रिक्वेस्ट मेमो है या इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं. सो यू विल डू अकॉर्डिंगली. एंड मैंने सैम्पल्स आपको लास्ट टाइम दिखाए थे. सो कीप दो सैम्पल्स इन माइंड. मेमोरेंडम्स का एक फॉर्मेट होता है टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट के साथ, एंड देन यू कंटिन्यू द इंस्ट्रक्शंस और द whatever message you need to give within the department. So memorandums जो हैं वो आपके department के within the department correspondence है, और ये बड़ी clear, बड़ी precise है. कल हमने wordings भी देखी इनकी कि इनमें कोई impolite expression नहीं था, and they were very much down to earth and very written in a very matter of fact manner. So और ये 1 page के होते हैं. Memorandums do not go beyond 1 page. So ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की, and we have to keep track of what we have been doing earlier so that we are on the same page most of the time. और हम जिस तरह से भी ये सारी correspondence करेंगे उसके different formats होंगे, and we are going to discuss them. So we start our lecture number 15, which is official correspondence. आपने मेमोस में देखा होगा कि उनका एक पैटर्न है, ठीक है, वो और वही पैटर्न जो है वो यूजुअली सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओन मूड या उसके अपने कल्चर के मुताबिक ये चीज़ें चेंज होती हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि मेमोरेंडम जो है वो एक ही पैटर्न पे लिखा जाए. मेमोरेंडम्स में कभी कभी आपके कोई लोगो भी शामिल हो जाता है या एंड जो है वो डिफरेंट वे में हो जाता है. बट रिमेंबर कि टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेंगे. और फिर ये कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. दीज आर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ जनरलाइज्ड, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर कि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोज मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल नोट्स मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के फैक्स ट्रांसमिटल्स मिलेंगे, लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स डिफरेंट वे में मिलेंगे. तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो. जो हम आपको सिखा रहे हैं वो एक सेट पैटर्न है, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होता है वो उसके अकॉर्डिंगली है. सो वट एवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इज़ करेक्ट. वो गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग. और इसमें इन सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस में वेरिएशंस आ सकती हैं. सो लेट्स गो अलोंग एंड सी के ऑफिस नोट किस तरह लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेमोरेंडम एंड एन ऑफिस नोट. मेमोरेंडम जो है वो विद इन द डिपार्टमेंट सर्कुलेशन ऑफ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है. जैसे लास्ट टाइम था कि इंस्ट्रक्शन मेमो में आपको एक फ़ोटोकॉपियर मशीन इंस्टॉल की गई थी इन द जनरल ऑफिस, और उसकी आपको रनिंग कंडीशंस बताई गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि डू नॉट यूज़ इट मोर देन 30 मिनट्स, और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें थी. तो वो जहन में रखिए कि मेमोरेंडम्स जो हैं वो विद इन द डिपार्टमेंट आपके चल रहे हैं, और उसके बाद आपके जो ऑफिस नोट्स हैं वो विद इन 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द डिफरेंस कि आप दूसरे डिपार्टमेंट को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चीज़ लिख रहे हैं, यू आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, देन यू आर राइटिंग एन ऑफिस नोट, you are not writing a memorandum. Please remember, and I repeat, कि memorandums within the department
आप सब लोगों के लिए आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। विद इन 2 डिपार्टमेंट्स यू राइट ऑफिस नोट्स, ठीक। ऑफिस नोट का फॉर्मेट क्या होगा ये आपके सामने है। ऑफिस नोट अंडरलाइंड एंड कोलन्स के साथ, उसके पैरेलल आपकी राइट हैंड साइड पे डेट जाती है, डेट लिखेंगे और उसको कोलन्स लगाएंगे, ठीक है। कोलन्स के साथ डेट आ जाएगी। नाउ दिस इज अ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। फुल ब्लॉक फॉर्मेट होता है जहाँ पे सब चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट हैंड साइड पे ही एंड हो जाएं। सो ऑफिस नोट्स आर यूजुअली सेमी ब्लॉक इन देयर फॉर्मेटिंग। उसमें उसके बाद आप एक थोड़े सा स्पेस छोड़ेंगे और सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट लाइन वुड बी अंडरलाइंड ताकि वो हाईलाइट हो जाए, वो सबको बड़ी क्लियरली नज़र आ जाए एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ थी, ठीक है। सो सब्जेक्ट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप पॉइंट्स में 1, 2, 3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस के लिए परचेज करवाना है, परचेज सेक्शन में ये चीज़ जाएगी और आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एक होम थिएटर जो है वो परचेज करवाना है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सब्जेक्ट वुड बी रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग ऑफ एन होम थिएटर, ठीक है। नंबर 1, the Department of Humanities or the Department of Management Sciences hereby orders would like to request that a home theater is required in the department. Number 2, this home theater must be installed as soon as possible because it is a requirement over here and we can also suggest a date in it, ठीक है। Thirdly, your early compliance would be highly appreciated, या इस तरह की कोई बात हम कर देंगे। सो उससे ये होगा कि आपके सीक्वेंस में बातें आ जाएंगी। ऑफिस नोट में आपने प्रायोरिटाइज करना है, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी कि क्या चीज़ कब आ रही है, ओके। सो बुलेट्स पॉइंट नहीं होंगे इसमें, 1, 2, 3 इस तरह से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगी। सो टेक केयर कि ऑफिस नोट स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है वो आपका फुल ब्लॉक स्टाइल में है और ऑफिस नोट आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल में है, ठीक है, जिसमें डेट और सिग्नेचर और सैल्यूटेशन जो है वो नीचे राइट हैंड साइड पे आ जाती है, बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो यू अंडरस्टैंड सो फार? ऑफिस नोट ज़रूर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, O कैपिटल होगा, N कैपिटल होगा, ठीक, सब्जेक्ट का S कैपिटल होगा। ऑल दीज थिंग्स आपके सामने हैं और प्लीज़ रिमेंबर कि ये बहुत केयरफुली बनना चाहिए और बहुत केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो देन अगेन राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर है जिसका कि मैंने सिर्फ सिग्नेचर लिख दिया है कि यहाँ पे साइन होने हैं। फिर नाम आएगा जॉन स्मिथ और उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन, वट एवर ही इज़, जनरल मैनेजर है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो भी उनकी डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन आएगी, ठीक। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से इनकी फॉर्मेटिंग है, ठीक। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा से CC, कार्बन कॉपीज़ किन किन लोगों को जानी है, बिकॉज व्हेन द कार्बन कॉपीज़ गो अलॉन्ग देन थिंग्स बिकम मोर सिस्टमैटिक। आपको ये समझ आ जाता है कि दूसरे जो लोग हैं वो उन तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है। सो दैट इज़ वेरी मच ए रिक्वायरमेंट कि जैसे यहाँ पे CC हमने किया है उसके साथ कोलन डाला है एंड देन वी हैव रिटन इंचार्ज मैनेजमेंट साइंसेस बिकॉज दैट पर्सन शुड नो कि ये ऑफिस नोट चला गया है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे ऑफिस को दे हैव पुट देम अप एंड दे आर गोइंग टू बी कॉरेस्पॉन्डेड ऑन, ठीक है। उसके बाद सेकंड CC कार्बन कॉपी जो है वो किसको गई है, इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस CIIT, ठीक है।
तो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन को गई है, उनके ऑफिस में ये कॉपी चली गई है। सो एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है जिसमें कि देर आर नो टू वेज अबाउट इट। ये फाइल मूव करेगी, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगी और काम जो है वो बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट किया जाएगा होपफुली। सो ये एक आपके ऑफिस नोट की छोटी सी आपको एग्जाम्पल थी कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरह से ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। साइड में जो आपके ये बुलेट्स आ रहे हैं ये इनको निकाल दीजिए, ये बिल्कुल यहाँ पे समझेंगे प्लेन है, ठीक है। और इस तरह से आपकी ये जो फॉर्मेटिंग है ये बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही ठीक जो है वो वे में हो जाएगी, ठीक। सो आपके मेमोरेंडम्स के साथ आपकी वो हो गई कॉरेस्पॉन्डेंस, और आपके ऑफिस नोट्स जो हैं वो विद इन 2 डिपार्टमेंट सर्कुलेट होंगे विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन बदलती है, आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बिजनेस लेटर होगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेमोरेंडम विद इन अ डिपार्टमेंट correspondence, office note within 2 departments, same organization correspondence, and then business letter between 2 organizations, ठीक। सो इस चीज़ को बहुत जहन में रखिएगा, इसका फॉर्मेट और अच्छी तरह से देख लीजिए। लेफ्ट साइड पे ऑफिस नोट है, राइट हैंड साइड पे डेट है, फिर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, अंडरलाइन होता है, कोलन्स कहाँ पे हैं, 1 2 3 किस तरह से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, सिग्नेचर जॉन स्मिथ, नेम, डेजिग्नेशन ज़रूरी है, और उसके बाद सीसी है, कार्बन कॉपीज़ हैं, किन किन लोगों को ये कॉपीज़ जा रही हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ऑफिस नोट का क्या फॉर्मेट होता है। फैक्स ट्रांसमिटल, लेटर हेड के ऊपर फैक्स ट्रांसमिटल लिखा जाता है। लेटर हेड हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है और उसमें आपको पता होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, उसका फैक्स नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस है या कोई वेबसाइट है या टेलीफोन नंबर्स हैं या फैक्स नंबर्स हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ऑन द लेटर हेड विद द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। उसके बाद अगेन इधर भी ये है कि फैक्स ट्रांसमिटल है विच इज़ अंडरलाइंड एंड इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ अ फैक्स ट्रांसमिटल, ओके। देन सेकेंड लाइन गोज़ ऑन टू अटेंशन। सो इसकी वर्डिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, दे आर अ लिटिल यूनिक because it is a fax transmittal. So it is saying attention colon Mr. Smith, okay. So this fax transmittal, when it is going to come into an office, it will go directly to Mr. Smith, okay, because it is addressed to him. So attention Mr. Smith, और उसके बाद उनका डेजिग्नेशन है, ठीक। सो ये चीज़ें आप बिल्कुल जहन में रखें कि डेजिग्नेशन क्या है और कहाँ से वो स्टार्ट ले रहा है फैक्स ट्रांसमिटल, ठीक है। ऊपर सबसे लेटर हेड ही मौजूद है। हॉलिडे इन होटल इस्लामाबाद एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा 3rd सेक्शन में। फ्रॉम मिस्टर पीटरसन, डेजिग्नेशन CIIT इस्लामाबाद, एड्रेस उसका, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ समहाउ कोइंसाइडिंग विद द फॉर्मेट ऑफ द मेमोरेंडम्स, लेकिन इतना नहीं, थोड़ी सी वेरिएशन इसमें है। 2 के बजाय वर्ड यूज़ हुआ है अटेंशन, ठीक। एंड देन उसके बाद डेजिग्नेशन भी आया है और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी आया है, which is of course not there in the memorandum because memorandum internal correspondence है, ठीक है। So you will see कि ये attention के साथ क्या क्या चीज़ें necessary हैं और इनको लगाना कितना ज़रूरी है। From Mr. Peterson designation and the
एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से ये आया है। उसके बाद डेट आती है, ठीक। ये भी फुल ब्लॉक राइटिंग स्टाइल है। डेट आप लिखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सो यूजुअली देखें, आप अगर इसको देखें तो ये है टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, वही चीज़ है जो मेमोरेंडम में है, लेकिन इसमें एक अटेंशन का वर्ड टू के बजाय दिया गया है। सो बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद सब्जेक्ट है विच सेज आफ्टर द कोलन, और ये अंडरलाइन हुआ हुआ है और बोल्ड में भी है, ठीक। बोल्ड में क्या दो चीज़ें हैं, फैक्स ट्रांसमिटल and of course the subject line, and the whole subject is in bolds, which is asking for request for dinner reservations and discount. So you see two things have been put together, एक तो reservation करवाई गई है और दूसरा discount भी मांगा गया है, लिहाजा वो दोनों चीज़ें subject line के लिए important हैं, ठीक। सो अगेन व्हाट हैपन्स, ये जो साइड में बुलेट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज CIIT इस्लामाबाद intends to host a dinner for their senior faculty members at rooftop of your hotel. So डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है, वो ये चाहता है कि एक उसको डिनर होस्ट कर ले फॉर द फैकल्टी एट द रूफटॉप ऑफ योर होटल। होटल के रूफटॉप पे वो इसको अरेंज करना चाहते हैं एक डिनर को, ठीक। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिजर्व टेबल्स फॉर दिस मैनी पीपल, ठीक है। सो ऑफ योर होटल फुल स्टॉप, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू रिजर्व टेबल्स फॉर दिस मैनी पीपल, टाइम, डे एंड डेट। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, वाई वॉट वेयर व्हेन हाउ सब कुछ एड्रेस हो रहा है। 7 C's बड़े अच्छी तरह से इसमें शामिल हुए हुए हैं और आपका ऑडियंस एनालिसिस भी साथ साथ चल रहा है। व्हेन यू विल नो दैट द रिजर्वेशंस हैव बीन मेड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका फीडबैक क्या रहा, ठीक है। सो अगेन सब चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं, बड़ी केयर के साथ, बड़ी केयरफुली ये सब चीज़ें चल रही हैं। और उन्होंने डिमांड ये की है, रिक्वेस्ट ये की है कि आप हमारे लिए एक डिनर अरेंज कर दें एट द रूफटॉप फॉर आवर फैकल्टी एंड प्लीज़ रिजर्व दिस मैनी टेबल फॉर दीज मैनी पीपल। टाइम क्या होगा, 8 o'clock होगा, डे क्या होगा, वेडनेसडे होगा, और वेडनेसडे के हिसाब से जो डेट है वो भी आप मेंशन करेंगे, लाइक 27th of January 2010। इस तरह से जो भी वेडनेसडे को डेट आ रही है वो आप ज़रूर मेंशन करें। इमेजिन अगर आप ये इंफॉर्मेशंस नहीं देते तो फैक्स ट्रांसमिटल आपका कंफ्यूजिंग होगा, इट विल नॉट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और उससे क्या होगा कि या तो वो फैक्स इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर आपको टेलीफोन कॉल्स या ईमेल्स या इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस आने लगेगी कि वी आर नॉट श्योर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, राइट। सो उसमें क्या होगा, रिजर्वेशंस में डिले आ जाएगा, बिकॉज प्रॉबेबली somebody else has put up the request first, तो किसी और ने रिक्वेस्ट डाली हुई है और वो वहाँ पे केटर हो रही है, तो आपका तो चांस जो है वो कम है रिजर्वेशन का। सो हर इंफॉर्मेशन, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से completely दीजिए, that is the key to business communication. As I have been telling you time and again, बार बार हम इसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि क्या चीज़ जो है वो ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। सो एक्यूरेट, कंसाइज, प्रिसाइज, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट कि आप इंफॉर्मेशन पूरी दे रहे हैं या नहीं, और यही चीज़ आप ईमेल्स के लिए भी अपने जहन में रखें
कि गिविंग गुड ईमेल्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, और जब आप इसको देखते हैं, इसको करेंगे ईमेल्स को, तो आपको सही पता लग जाएगा कि क्या चीज़ इसमें लैक कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, और फिर उससे डिलेज आते हैं इन कॉरेस्पॉन्डेंस, इन कम्युनिकेशन। सो इन चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। Then it is further requested to please give a generous, substantial discount as we are frequent customers of this hotel. अब वर्डिंग्स पे आप स्ट्रेस करें, गौर दें और सोचें कि वर्डिंग्स कैसी यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में, ये उधर ही लाइन नहीं शुरू कर दी बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड थाट, तो वो सेकंड लाइन में ही आएगी। जैसे हमने आपको कहा कि पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखी थी कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग स्टाइल में, तो हमने यही डिस्कस किया था कि वन थॉट विद वन पैराग्राफ, इफ द थॉट इज चेंजिंग देन द पैराग्राफ इज आल्सो चेंजिंग। ठीक है, सो इट इज़ फर्दर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव अ जेनरस एंड सब्सटैंशियल डिस्काउंट। जेनरस हो और उसके साथ सब्सटैंशियल भी हो, यानी कि बड़ा अच्छा, बड़ा सॉलिड डिस्काउंट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि द वे दीज पीपल आर टॉकिंग, अब वो देने वाला जो है ना, वो डिस्काउंट देने पे मजबूर हो जाएगा, बिकॉज इतनी अच्छी तरह, इतने पोलाइट वे में, इतनी कर्टियस टोन में एक चीज़ आपको बताई गई है और आपसे मांगी जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप उसको क्यों नहीं केटर करेंगे या क्यों उसकी केयर नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगेन अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से ये सारी बातें जो हैं वो आपकी कोइंसाइड कर रही हैं। जेनरस, सब्सटैंशियल, डिस्काउंट। डिस्काउंट चाहिए, बड़ा जेनरस सा चाहिए, बड़ा अच्छा खुला डुला डिस्काउंट दें और जेनरस दें, अपना दिल बड़ा करें और हमें अच्छा डिस्काउंट दें। क्यों? बिकॉज वी आर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स ऑफ दिस होटल। अब क्लाइंट जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे लेकर आ रहा है और वो कहता है कि वी आर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स ऑफ दिस होटल, कि वी आर वेरी इम्पोर्टेंट, हम तो यहाँ अक्सर आते हैं, बहुत दफ़ा हम आ चुके हैं और हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल टेक केयर ऑफ अस। सो सी हाउ थिंग्स आर पुट अप, किस तरह से चीज़ें देखी गई हैं और किस तरह से उनकी केयर की गई है और उनको समझा गया है। पहले आपने रिजर्वेशंस करवाई और उनको टाइम, डेट, प्लेस, सब चीज़ें, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ पीपल, सब कुछ बताया। उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आए कि बिकॉज वी आर योर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स, तो हम ये चाहेंगे कि हमें आप डिस्काउंट भी दें। एंड होटल्स फैसिलिटेट यू, वो डिस्काउंट देते हैं। कुछ होटल्स में बिला वजह प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम पड़ जाती है, उनके लिए एक मसला आ जाता है कि किस तरह से उनके पास रूम भी बहुत होता है कि वो डिस्काउंट दे सकें। सो ये आप मांगने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा डिस्काउंट मांग रहा है, जेनरस मांग रहा है या गिव अस अ लिटिल डिस्काउंट। लिटिल डिस्काउंट कहा तो वो लिटिल ही मिलेगा, या डिस्काउंट के बारे में बात ही नहीं की तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो यू सी, दिस इज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। ठीक है ना, कि आप किस तरह से अपनी बात को मनवाते हैं, मैनिपुलेट कराते हैं, मैनूवर कराते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। आपकी क्या डिज़ायर है वो ही आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइंट को केटर ज़रूर करेगी, और ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और लोग अपनी बात को कैसे फॉरवर्ड लेके जाते हैं, कितने अच्छे वे में वो अपनी डिमांड पुट अप करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने केस स्टडीज़ भी पढ़ी
और उनमें हमने देखा कि जिन लोगों की राइटिंग पावर इम्प्रूव हो गई है, दे आर राइटिंग लेटर्स फॉर प्रमोशंस एंड फॉर पे रेज, और इस तरह से, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छी तरह से कहना सीख गए हैं। और इंशाल्लाह आप भी लर्न करेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल काम है टू इम्प्रूव ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, एंड योर टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस, टोन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस फैक्स ट्रांसमिटल में टोन कितनी डायरेक्ट है और कर्टियस भी है। मतलब ये इसमें ये चीज़ नहीं है कि गिव अस अ डिस्काउंट एज वेल, ना प्लीज़ कहा, ना रिक्वेस्ट की, ना ये कहा कि भाई हम आपके कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर्स हैं तो हमारी केयर कीजिए, वी एक्सपेक्ट अ जेनरस डिस्काउंट, ये नहीं कहा। तो ये पूरे फैक्ट्स की टोन ही चेंज हो जाएगी। तो पढ़ने वाला जो है वो कन्विंस नहीं होगा, वो कहेगा कि वाई शुड आई गिव देम अ डिस्काउंट, मुझे क्या ज़रूरत है, और मेरा तो होटल के जो चार्जेस हैं मैं तो वही लूँगा। सो इनमें मार्जिन होता है बहुत सारा। सो नेवर थिंक कि आप डिस्काउंट मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगा, या बहुत ही कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी उसमें नहीं मिलेगा, या बहुत ही कोई नेक टू नेक कोई सिचुएशन होगी तो उस पे नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ ये सब जगहें, ये सब लोग आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल करते हैं, और इनको अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करें तो ये आपको ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से चलता है, जैसे कि आपने देखा कि डिस्काउंट्स होते हैं, समर सेल हो जाती है, विंटर सेल लगती है, और रमज़ान में सेल लगती है, और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। कुछ पीक टाइम्स में चीज़ें प्राइसेस हाई हो जाती हैं और वही प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो ये डिस्काउंट का जो सिलसिला है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, एंड यूजुअली वी वेट फॉर डिस्काउंट्स कि भाई हमें रिबेट मिल जाए, हमें डिस्काउंट मिल जाए, एक अच्छी चीज़ जो है वो कम प्राइस में हमारे पास आ जाए। दैट इज़ द क्लाइंट्स फोरमोस्ट कंसर्न, और क्लाइंट खुशी उस बात पे होता है कि अच्छी चीज़ कम पैसे में उसके पास हो। सो ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। It is further requested to please give a generous substantial discount as we are frequent customers of this hotel, कि हम आपके frequent customers हैं तो हमारी केयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट विल बी मेड इन कैश आफ्टर द डिनर। सो पेमेंट मोड बता दिया गया है। फिर से एक दफ़ा देखें कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना क्लियरली हर बात को हर सेंटेंस में बताया गया है, और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि लूज एंडेड छोड़ दी गई हो। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो भी बता दिया गया है। अब अगर ये सेंटेंस ना होता यहाँ पे तो ज़रूर आपको फ़ोन आते या आपको फैक्स रिटर्न कोई आता कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक द पेमेंट, ठीक। सो अपने एंड से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन देना एंड क्लियर इंफॉर्मेशन देना इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू डेफिनेटली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी केयरफुल हो जाएंगी, बड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। सो ये इंफॉर्मेशन भी दे दी कि पेमेंट विल बी मेड इन कैश आफ्टर डिनर। सो डिनर के बाद आपकी पेमेंट आपके पास होगी और वो कैश पे होगी। रिगार्ड्स, सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस और मोबाइल दोनों का, ठीक है। सो ये देखें कि कितना अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है इस फैक्स ट्रांसमिटल में। लेटर हेड पे उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी आ चुका है, इसलिए एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर, ये सारा कुछ ज़रूरी है। एट द एंड शुरू में उन्होंने लिखा है फ्रॉम मिस्टर पीटरसन, मतलब नाम अपना बता दिया, अपनी डेजिग्नेशन बता दी, एंड उन्होंने किया रिगार्ड्स के साथ, सिग्नेचर के साथ, अब उनके साइन भी फैक्स होके आगे चले गए। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का और मोबाइल का भी, because probably Mr. Peterson is responsible for making arrangements
फॉर दिस डिनर। और उसमें कोई भी चीज़ रह जाती है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, तो मिस्टर स्मिथ जो हैं हॉलिडे इन के जो मैनेजर हैं वो डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अपना एंड भी क्लियर रखें और किस तरह से बात हो रही है, किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है। मे बी ये लोग बहुत अरेंजमेंट्स करते रहते हैं फॉर डिनर्स टू दी हॉलिडे इन, इसीलिए उन्होंने कहा कि वी आर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स। ठीक, तो इसी फैक्ट्स को एक डाउन टू अर्थ और रूड सी टोन में भी लिखा जा सकता है, और इसको एक पोलाइट टोन में आपके सामने है कि कितनी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया गया, इसको लिखा, फुल इंफॉर्मेशन है। और प्लीज़ रीड दीज ऑन योर ओन, अपना ख़ुद भी इनको देखिए, ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगी कि आप लोग इंटरनेट का यूज़ ज़रूर करें, उस पर ज़रूर देखें किसी भी सर्च इंजन में फैक्सेस कैसे लिखे जाते हैं, मेमोज़ कैसे लिखे जाते हैं। इट विल इम्प्रूव एंड इंक्रीज़ योर नॉलेज। एंड प्लीज़ आई वांट यू टू मेक दिस प्रॉमिस कि आप जो है वो कंप्यूटर का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। बिकॉज़ यूजुअली हम क्लासेस जब लेते हैं तो क्लासेस में हम ये करवाते हैं कि हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे देते हैं कि आप अच्छा ओके गिव अस सैम्पल्स, ब्रिंग सैम्पल्स ऑफ 2 or 3 फैक्सेस नेक्स्ट वीक, और हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वो बच्चे उन सैम्पल्स लेकर आते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे लिखे गए हैं, तो उसमें हमारी नॉलेज इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे एज मेरा आपके साथ डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट लिंक नहीं है और मैं एक एक चीज़ ही आपको दिखा सकती हूँ। सो आपका ये काम है कि प्लीज़ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और जाइए वेबसाइट्स पे, देखिए इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उसको आप एक्सप्लोर करें। यू विल सी द डिफरेंस कि किस तरह से सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से फॉर्मुलेट हो रही हैं और आपकी नॉलेज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। सो आई होप ये फैक्ट्स ट्रांसमिटल आपको क्लियर है। और हम इसके साथ ही देख रहे हैं कि देखिए ऑफिस नोट एक डिफरेंट वे में लिखा हुआ था, थोड़ा सा उसके अंदर क्या था, आपकी सेमी ब्लॉक स्टाइल था, डेट और एंडिंग जो थी वो राइट हैंड साइड पे थी। लेकिन यहाँ पे लेटर हेड है और इसके साथ आपके अटेंशन फ्रॉम डेट सब्जेक्ट है, जैसे कि एक मेमोरेंडम में होता है। दिस इज़ अ फुल ब्लॉक स्टाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यूजुअली जनरली यही ट्रेंड है। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एंड में रिगार्ड्स और सिग्नेचर है जो कि मेमोरेंडम से डिफरेंट है। मेमोरेंडम में रिगार्ड सिग्नेचर्स कोई चीज़ नहीं होता, तो उसको इन सब को आप आपस में कंपैरिजन करें तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा एंड यू विल देन बी वेरी वेरी श्योर कि किस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है और कैसे चीज़ों को साथ साथ लेके चला जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। लेट्स गो फॉरवर्ड। वी कम टू राइटिंग प्लान फॉर गुड न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, गुड न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो कि आपके क्लाइंट्स को अच्छी खबर दे रहे हों। अब एक अच्छी खबर के लिए आपको कोई बफर स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं देना, आपने स्टार्ट करना है गुड न्यूज़, वी आर एक्साइटेड टू टेल यू, वी होप दैट यू आर हैविंग अ गुड हॉलीडे, बट हियर इज़ सम ऑफर फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन कि आपको हॉलीडे डिस्काउंट्स हैं, आपको होटल रिजर्वेशंस फ्री हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो गुड न्यूज़ लेटर्स होते हैं और उनके लिए आपको बफर स्टेटमेंट या पहले से प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके सब्जेक्ट लाइन में गुड न्यूज़ आ जाती है और वही आपके लिए इनफ होती है और आप उसको देख लेते हैं कि येस इट इज़ अ गुड न्यूज़ लेटर। वेयरएज़ बैड न्यूज़ के कंपैरिजन में जब हम आगे देखेंगे तो बैड न्यूज़ लेटर्स में आपको सब्जेक्ट लाइन बड़ी केयरफुल देनी पड़ती है। यू हैव टू हैव अ बफर स्टेटमेंट, यू हैव टू टेल देम व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग देम क्रेडिट, क्यों आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन एट स्टेक होती है
और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि योर क्लाइंट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू विद हिज फ्रेंड्स और विद हिज कॉलीग्स, तो आपकी ही रेपुटेशन ख़राब हो रही होगी अगर आप अच्छी तरह से अपने क्लाइंट से डील नहीं करते हैं। सो राइटिंग प्लान फॉर गुड न्यूज़ लेटर्स एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी है जैसे ये एक सैम्पल है कि इंक्वायरी लेटर्स क्या होते हैं। इंक्वायरी लेटर होती है जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहें, उसके बारे में कुछ पूछना चाहें। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट जो कि आपने ख़रीदनी है, उसका जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं फॉर एग्जांपल, आपने पैनासोनिक का रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है और आपने उसको बड़ा केयरफुली स्टडी किया है। आपने देखा है कि ये वाला मॉडल मुझे चाहिए, इस कलर में मुझे चाहिए और इस डेट तक मुझे ये वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए। सो यू आर इंक्वायरिंग, राइटिंग अ लेटर और सेंडिंग एन ईमेल ऑल्सो, वो भी एक ही बात है, एक ही तरह की चीज़ है, क्योंकि ईमेल से भी आपकी सब्जेक्ट लाइन होती है सबसे पहले। तो इनको साथ साथ हम लेके चलेंगे। इंक्वायरी लेटर asking about a product and when or and where it can be delivered, and then asking about the model number, या नए आपके पास मॉडल्स क्या आए हैं इस रेफ्रिजरेटर के या इस वॉशिंग मशीन के या इस टेलीविज़न के, तो ये सब चीज़ें आप इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, मे बी यू वांटेड फॉर योर ऑफिस, तो आपको 10 रेफ्रिजरेटर्स चाहिए या 20 मल्टीमीडिया स्क्रीन्स चाहिए या ये सब चीज़ें, तो आपने जब लेनी है तो आप पहले इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद फिर आपके पास कोटेशंस आती हैं। ठीक है, कोटेशंस जब आएंगी तो आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है एक, कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप ये लेटर्स लिखेंगे और आप कहेंगे कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इनकी हमें कोटेशंस भेज दें। कोटेशंस वो होती हैं जिनमें उस मॉडल नंबर की प्राइस लिखी होती है और वो आप तक पहुंच जाती है। सो इस तरह आप 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशन से कोटेशंस ले लेते हैं और फिर जो कोटेशन आपको सूट करती है कि इतने पैसों में, जैसे 20 लाख में आपके 10 रेफ्रिजरेटर्स आ जाएंगे, तो वो आपके लिए सूटेबल है। फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं एंड दिस कॉरेस्पॉन्डेंस कंटिन्यूज। बाकी को आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हो सकता है उनकी प्राइसेस ज़्यादा हों, वो 40 लाख में आपको 20 रेफ्रिजरेटर्स दे रहे हों, तो वो आपके लिए फीजिबल नहीं है। सो यू चेक द मार्केट। पहले आप मार्केट चेक करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, आप देखते हैं कि ये कहाँ से हमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी। एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, जाहिर है कि मैं भी जहाँ जाऊँगी अपने घर के लिए कोई चीज़ लेने के लिए, तो मैं 2-3 शॉप्स देखूँगी और प्राइसेस कंपेयर करूँगी। जैसे मैंने डिस्पेंसर घर के लिए लेना है तो वो 7,000 का भी मिलेगा, 11,000 का भी मिलेगा, 15,000 का भी मिलेगा। मुझे कौन सा लेना है वो मैं डिसाइड करूँगी कि मेरी जो फाइनेंसेस हैं मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं कौन सा ले सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं और अपना इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में बिकॉज यू आर वर्किंग 9 to 5, तो आपको ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत होती है। आपको एसीज़ चाहिए, आपको फैक्स मशीन्स चाहिए, आपको फ़ोटोकॉपीइंग मशीन्स चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको डिस्पेंसर्स चाहिए, आपको माइक्रोवेव्स चाहिए। So there is a number of things, there is a list of things which are also required domestically as well as in organizations in bulk. तो बल्क में जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस
थोड़ी सी कम कर दी जाती है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया जाता है, यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो इसीलिए इंक्वायरी लेटर्स लिखे जाते हैं कि वी वांट दिस मच ऑफ थिंग्स, और हमें आप अपनी कोटेशन भेजें, हमें अपनी प्राइसेस भेजें, और साथ में वो हो सकता है कोई ब्रोशर भेज दें जिसमें कि आपके रेफ्रिजरेटर्स या जो भी चीज़ें, माइक्रोवेव या कोई भी चीज़ आपने लेनी है उसकी पिक्चर होगी, उसका यूजेज होगा, उसको इजी टू हैंडल वो उसके तरीके होंगे। सो वो ब्रोशर भी आपके बहुत बहुत काम आएगा। सो लाइक दिस यू राइट एन इंक्वायरी लेटर। फिर आपके पास प्राइसेस आ जाएंगी और आप उनको कंपेयर करके और अपने ऑफिस में डिस्कशन करके, तो यू विल गो फॉर द लीस्ट एक्सपेंसिव, बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये भी है कि चीज़ भी अच्छी हो, ठीक है ना। देन आइडेंटिफाई द इंक्वायरी इन द सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपने इंक्वायरी आइडेंटिफाई करनी है। जैसे inquiring for refrigerators, Panasonic refrigerators, number these, तो उनका एक कोई नंबर होता है जो कि कंपनी मेड होता है, तो वो नंबर भी आप इस सब्जेक्ट लाइन में डाल सकते हैं। दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर्स यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं और आप उनकी केयर करते जा रहे हैं। सो सब्जेक्ट लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से पता लगेगा कि आपको किस तरह की का गैजेट जो है रिक्वायर्ड है, किस तरह की कमोडिटी रिक्वायर्ड है। उनका जो है वो वॉल्यूम नंबर होता है, या उनका मेकिंग के कोई नंबर होते हैं, या न्यू प्रोडक्ट है तो उसका कोई न्यू साइन होगा, कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन आइडेंटिफाई द इंक्वायरी इन द सब्जेक्ट लाइन। आइडेंटिफाई होगी कि पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर्स की हमें जो है वो चेकलिस्ट भेज दें, या कौन कौन से मॉडल्स आपके पास मौजूद हैं उनके नंबर देख दें। तो मॉडल नंबर्स जो हैं वो भी आपके पास होते हैं, आ जाते हैं, और वो फिर आप चेक कर लेते हैं। ओपन द इंक्वायरी एंड अ शॉर्ट बैकग्राउंड। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या किया, इंक्वायरी ओपन की विद अ शॉर्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपने लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने आपको पहले डिस्पेंसर्स दिए थे जो कि बहुत अच्छे चले, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड एवरीबडी इज़ रिलैक्स्ड अबाउट देम। सो इसी कंपनी से अब आप स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स मंगा रहे हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप छोटी सी इंक्वायरी, छोटी सी बैकग्राउंड देंगे कि वी हैव बीन योर कस्टमर्स फॉर द लास्ट 5 years, and we hope that you remember that we purchased about 50 dispensers from this organization. They are working they're working very well, and we are all happy with the products that you are distributing, and now we are inquiring about Orient or Panasonic or whatever refrigerators, and we would like to know that how can we be facilitated by you in this manner. So पिछली बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दी कि पहले भी हम आपसे डील करते रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड आगे हम चाहते हैं कि हम आपके साथ और कॉरेस्पॉन्डेंस करें और आप ही की ऑर्गेनाइजेशन से ये गैजेट्स भी ख़रीदें या ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लें। सो सी हाउ द टेम्पो इज़ बिल्डिंग अप, किस तरह से एक बात जो है वो चल रही है और अपने ही लेवल में वो कंटिन्यू हो रही है। सो थिंग्स आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को माइंड में रखें। मैंने आपको ये समझाया कि फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ी सी बैकग्राउंड दें, सब्जेक्ट लाइन में ऑफ कोर्स लिखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, मॉडल नंबर भी लिख दीजिए, पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर्स भी लिख दीजिए, जो भी है। उसके बाद
फर्स्ट ओपनिंग में जब आप ओपनिंग करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ लेटर का लिख रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा उसके अंदर बैकग्राउंड डालें कि हमने ये हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो हम आप ही के साथ दोबारा से ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो ख़रीदना चाहेंगे। सो इन दिस वे आपकी एक डेवलप हो जाएगी गुड रेपो विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन दे विल रीड इट दे विल बी हम्बल विद यू, दे विल बी पोलाइट विद यू, कि आप पहले से ही उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सो एवरीबडी लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड। इसी तरह से जो है वो आपकी अप्रिसिएशन आपको डिस्काउंट भी दिला देगी, और ऐसे ही सारा कुछ चलता रहेगा। Then secondly, what you are going to do is confirm what the customer has inquired. So you're going to confirm that yes, we are asking for about 20 refrigerators, let's say. तो हमारी organization को 20 refrigerators की ज़रूरत है और हमें ये चाहिए, and we should be able to उसको confirm कीजिए, नंबर फिगर उसको ज़रूर confirm कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर 20 का अगर एक ज़ीरो ऐड हो गया तो वो 200 हो जाएगा, कहाँ 20 और कहाँ 200। सो वी वेरी केयरफुल, राइट देम इन फिगर्स एंड राइट देम इन नंबर्स ऑल्सो। TWENTY 20 लिखिए और 20 का फिगर भी लिख दीजिए, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी कर देगा और आपके लिए कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, गड़बड़ नहीं आएगी। और इस तरह बहुत काफ़ी जगहों पे होता है। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जी आइटम नंबर, प्रोडक्ट नंबर गलत हो गया बिकॉज वो प्रिंटिंग एरर हो गया, वो प्रूफ रीड नहीं किया गया। सो यू रिमेंबर प्रूफ रीडिंग, दोबारा से एक दफ़ा अपने लेटर को पढ़ना कितना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, इनको भूलिए मत, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस करें कि ये पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाए। आप ऑटोमेटिकली अपना लेटर जो है वो बग़ैर सोचे समझे एक दफ़ा फिर पढ़ लें, तो तब मैं समझूंगी कि आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन का ABCD थोड़ी सी आ गई है। ठीक है, तो इनको अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। फिगर्स की एरर्स हो जाती हैं, बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, स्पेशली क्लोजिंग इन बैंक्स की क्लोजिंग में। आप देखें ये कितना सेंसिटिव इशू है कि एक 1 या एक 0 या एक 2 के चेंजेस कितना ज़्यादा, कितना बड़ा ड्रास्टिक एक चेंज ला सकते हैं। सब लोग कंफ्यूज होंगे, सब लोग परेशान होंगे, और इमेजिन करें कि 20 रेफ्रिजरेटर्स की जगह 200 रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट अ बिग मेस इट इज़ गोइंग टू क्रिएट। सो कन्फर्म व्हाट द कस्टमर हैज़ इंक्वायर्ड अबाउट। फिर से कन्फर्म कीजिए कि वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर 20 रेफ्रिजरेटर्स, मॉडल नंबर दिस, कलर नंबर दिस, बिकॉज हो सकता है आपके पास ब्रोशर मौजूद हो पहले से, या आपने उनका ब्रोशर मंगवाया हो स्टडी करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें किस किस के पास अवेलेबल हैं। सो वो आपके लिए एक स्टडी हो जाएगी और आपकी इंक्वायरी कंफर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग विद अ शॉर्ट बैकग्राउंड, सेकंड पैराग्राफ कंफर्मिंग व्हाट यू आर डिमांडिंग, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स का बहुत ध्यान रखिए। और ये भी हमारा एक स्लॉट था इन 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एंड कंसाइज। अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस तरह से? वो ऐसे कि आपने लिखा है कि ये रेफ्रिजरेटर्स हमें चाहिए 20 इन नंबर, कलर ग्रे या वाइट या वॉटेवर, ठीक है, या फिर 10 ग्रे और 10 वाइट। ठीक है, आप वेरिएशन चाह रहे हैं, आप डिफरेंस चाह रहे हैं। मॉडल नंबर AV 2000 या कुछ इस तरह से जो भी मॉडल नंबर है वो लिखें। कंप्लीट और कंसाइज होनी चाहिए। कंफर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी कंफर्मेशन करते रहें, देखें कि आपने क्या लिखा है। एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रीड योर टेक्स्ट अगैन, इट इज़ invariably
going to have one mistake or the other. ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई भी एक या दो मिस्टेक्स ज़रूर मौजूद होंगी. सो ये देख लें कि आपको किस तरह से ये लेटर लिखना है और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कीजिए. इंक्वायरी लेटर्स नेट पे भी ढूंढ लीजिए, कोई अच्छी बुक ले लीजिए और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा टोन का और इन सब चीज़ों का बहुत अंदाज़ा होगा. देन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में है इंडिकेट हाउ द रिसीवर इज़ टू रिस्पॉन्ड. यानी कि रिसीवर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो भी इंडिकेट आप ही करेंगे कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये नंबर इसका है, ये मॉडल नंबर इसका है और आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है. हमें बता दें कि विद इन 20 डेज़ क्या ये शिपमेंट हमारे पास आ जाएगी या नहीं. प्लीज़ टेल अस कि ये जो हमारे लिए कॉरेस्पॉन्डेंस है ये ठीक है कि नहीं और कितने दिनों में आप हमें ये प्रोवाइड कर देंगे और इसकी डिलीवरी क्या होगी, डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे. अगर आप बाय रोड लेकर आते हैं तो उसके क्या चार्जेस हैं, या फ्रॉम कराची यू आर शिपिंग इट, या कहीं से किसी और एरिया से आप मंगवा रहे हैं इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. लेट अस नो विद इन 20 डेज़ how you are going to manage this assignment so that we are able to decide, we are able to confirm our deal with you, with this company, with this organization. ठीक है. Requirements to be fulfilled and in points. अब आप points में लिखेंगे रिसीवर की कॉरेस्पॉन्डेंस या जो है जैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा पॉइंट्स में लिखेंगे. बाय दिस डेट वी वांट दिस. Second point, we want 20 of them. Third point, model number this. इसी तरह से आप इनको कंफर्म करते जाएंगे. पेमेंट किस तरह से होगी वो भी बता देंगे. इन कैश होगी या थ्रू चेक होगी या आफ्टर डिलीवरी होगी या हाफ पेमेंट बिफोर डिलीवरी होनी है. सो ये सारी चीज़ें आप रिस्पॉन्स में लिख देंगे so that the receiver of the letter is absolutely clear about what you are talking about. ठीक है. And then close courteously like looking forward to having a positive response from you. We look forward to having a long business relationship with you. Hope to hear from you soon. या इस तरह से कि if you comply quickly, we will be grateful, we would be very happy if your response is quick by this time. तो courteous clauses भी काफ़ी different way में आपके पास samples हैं और अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं. Remember कि इन सब points के paragraphs different होंगे. जब हम samples of letters देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये डिफरेंटली इन्होंने आपके कंपार्टमेंटलाइज किया है हर थॉट को. सो इंक्वायरी लेटर आई होप इट इज़ क्लियर विद यू कि इंक्वायरी किस चीज़ के बारे में है. आपके ऑर्गेनाइजेशन या आप एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो कोई चीज़ मंगवा रहे हैं कहीं से, लैपटॉप्स हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं या माइक्रोवेव ओवन्स हैं या डिस्पेंसर्स हैं, तो वो आपको बल्क में चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो आप लुक इन करते हैं कि कौन सा जो कंपनी है मुझे बेस्ट सूटेड है, मेरे पास क्या फाइनेंशियल लेवल है और मेरा कितना टारगेट है, तो वो मैं मीट कर सकूँगा या नहीं. और आप उसमें ओपनिंग में बैकग्राउंड भी देते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छी बताते हैं, फिर अपनी इंक्वायरी देते हैं, फिर कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हमें चाहिए. फिर आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, विद इन 20 डेज़ या विद इन अ मंथ हमसे रिस्पॉन्स करें, हमें अपना डिस्काउंट्स के बारे में भी बता दें और हाउ वेल कैन यू फैसिलिटेट अस. सो इस तरह से एक आपका इंक्वायरी लेटर कंप्लीट हो जाता है. एंड देन यू क्लोज courteously, looking forward to a good response, to a positive response, hearing from you soon,
वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप विद यू, ये सब सेंटेंसेस आपके courteous क्लोज में आएंगे. So I hope things are clear as far as the inquiry letter is concerned. और जब हम सैम्पल्स देखेंगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. ये अब एक रिक्वेस्ट है, ठीक है. रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं जैसे कि आपने किसी को रिक्वेस्ट किया कि डू कम फॉर अ विजिट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड हमें आके एक सेमिनार दें या हमें एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाइए. तो वो आपका रिक्वेस्ट लेटर होती है. आप किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये भेज रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है. सो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप किस तरह करते हैं, हाउ डू यू डू इट. आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट इन द सब्जेक्ट लाइन. अगेन सब्जेक्ट लाइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है रिटन डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स में और ईमेल्स में. और सब्जेक्ट लाइन ही डिसाइड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल्स वो नहीं खोलते जो आपको वेग लगें, कंफ्यूजिंग लगें, उनकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी ना लगे. तो इसी तरह से एक लेटर भी, अच्छा लेटर भी रिजेक्ट हो सकता है ऑन अ बैड सब्जेक्ट लाइन. तो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. रिक्वेस्टिंग फॉर अ 2-day वर्कशॉप बाय मिस्टर जे स्मिथ, ठीक है. तो ये आपकी सब्जेक्ट लाइन बन जाएगी और फ़ौरन पता लग जाएगा जैसे ही वो रिसीव होगा एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको पता लग जाएगा कि वर्कशॉप जो है वो ये लोग कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं बाय मिस्टर जे स्मिथ, ठीक है ना. तो वो डायरेक्टली उनके पास चला जाएगा रिक्वेस्ट और वो इधर उधर नहीं होगा लेटर, बिकॉज स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन इसको कंडक्ट कराएगा, हु वुड बी द पर्सन टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ अ वर्कशॉप, ठीक है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्कशॉप करानी है और वही वर्कशॉप जो है वो उसकी सब्जेक्ट लाइन बन जाएगी. टॉपिक भी दे सकते हैं, वर्कशॉप ऑन गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, टू बी कंडक्टेड बाय मिस्टर जे स्मिथ. रिक्वेस्ट फॉर अ वर्कशॉप ऑन गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कह लें बाय मिस्टर जे स्मिथ. ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई, ये आपका सब्जेक्ट लाइन हो गई. देन फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करेंगे, गिव अ ब्रीफ रीजन एंड बैकग्राउंड फॉर इट. अगेन चीज़ों की रीज़न देना, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया. ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छा इसमें आपको आ जाता है, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिलता है, बिकॉज यू गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. पिछली बातें आप बता रहे हैं और उन्हीं को आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं. सो दे मेक अ कनेक्शन विद द पर्सन यू आर को रिलेटिंग विद. तो बैकग्राउंड देना जो है वो बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है कि आप लिखेंगे कि प्रीवियसली मिस्टर जे स्मिथ्स वर्कशॉप दैट वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर वाज ऑन दिस टॉपिक, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स या कुछ भी, and the company really appreciated his efforts. Our managers learned a lot from him, and so this year we have decided to conduct a seminar or a workshop on presentation skills. We hope that you will facilitate us. Mr. J. Smith is a very learned person. कुछ थोड़ी सी तारीफ, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड और गिव रीज़न कि जी हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं. It is our observation that their presentation skills are not very good. तो आप इसके लिए हमें एक सेमिनार कंडक्ट करवा दें, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद माई एग्जाम्पल्स. थोड़ी थोड़ी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ और वर्डिंग्स भी बता रही हूँ. सो टेक माई वर्ड्स वेरी वेरी क्लियरली. थोड़े से नोट्स भी बना लीजिए, पॉइंट्स भी लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये हेल्प करे. देन प्रोवाइड डिटेल्स. अब डिटेल्स में क्या आएगा, डिटेल्स में आएगा ऑफ कोर्स टाइम, डे, डेट ऑफ द सेमिनार, ड्यूरेशन का क्या होगा,
9 to 5 है या 9 to 12 है या बीच में टी ब्रेक है, सारा स्केड्यूल आपने ज़रूर देना है, so that the people across the table know exactly what you want from them और schedule क्या है, ठीक है। तो डिटेल्स प्रोवाइड ज़रूर कीजिए कि we will start at 9 o'clock, then there will be at 11 o'clock a tea break, फिर अगर लंबा सेशन है तो लंच ब्रेक क्या होगी और सेशन एंड किस टाइम पे होगा, 4 बजे एंड होगा, एंड देन देयर विल बी टी सर्व्ड। इस तरह से इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एथिकली इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेक्स दें, आप उनको फीड करें, उनको खाना दें, उनको चाय दें, क्योंकि ये एक आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर इंडिविजुअल्स, दे विल नॉट बी फ्रेश विदाउट टी और लंच, और आप उनके साथ बड़ी ज़्यादती करेंगे अगर आप उनको 9 to 5 बिठा लें और उनको लेक्चर पे लेक्चर देते जाएं। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरा लेक्चर सुनते हुए ब्रेक ले सकते हैं, मुझे पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, अपनी चाय पी लें और उसके बाद उसको फिर कंटिन्यू कर लें, ठीक है, आप फ्रेश हो जाएंगे। सो फ्रेशनेस की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो माइंड है वो रिसेप्टिव हो, बिकॉज आफ्टर अ लिटिल वाइल आपका माइंड जो है वो उसमें कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं। वो बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स ये हैं कि आपके थॉट्स ड्रिफ्ट ऑफ कर जाते हैं। आप सोचते हैं अच्छा मैंने आज शाम में क्या करना है, अच्छा मैंने तो अपने फ्रेंड की तरफ जाना था, टाइम क्या हो गया, मुझे भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके जहन में आना शुरू हो जाती हैं आफ्टर 40 मिनट्स 45 मिनट्स। तो ये डिटेल्स जब आप प्रोवाइड करेंगे तो पीपल विल बी हैप्पी, ओके वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेरी नाइसली, और बड़ा अच्छा सा हमारा ये रहेगा। देन जब आपने डिटेल्स प्रोवाइड कर दी तो फिर आप करते हैं आस्क फॉर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आप चाहते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट का। आपको बिल्कुल उनसे बात करनी है और आपने उनको कहना है कि दिस इज़ हाउ द प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू गो अलोंग द होल डे या 2 डे या 3 डे की, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दीजिए हमें येस और नो में जवाब दें कि जे स्मिथ जो है वो अवेलेबल होगा या नहीं, एंड यू आर विलिंग टू टेक आवर रिक्वेस्ट और नॉट। सो प्लीज़ आस्क फॉर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट, और इसमें टाइम लाइन भी बताइए कि बाय जैसे आपने मंडे को लिखा, मंडे 26 जनवरी 2010 को आपने लिखा, तो आप फ्राइडे 28 जनवरी 2010 को आपको उनका जवाब चाहिए विद इन अ वीक, कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद इन अ वीक। ये भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है। विद इन अ वीक उस वक्त से शुरू होगा जिस दिन से आपने वो लेटर भेजा है, तो रिस्पॉन्स आ जाएगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा या रिग्रेट होगी या जो कुछ भी होगा, सो दैट यू आर एबल टू देन रिक्वेस्ट टू समबडी एल्स। आपको भी तो रूम चाहिए ना, आपको भी एक सेट वो चाहिए कि आप किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट, और वो किस तरह आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, एंड दे विल गिव यू रिस्पॉन्स दैट येस दे विल बी अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेमिनार, एंड दे विल कंफर्म इट। सो वो कंफर्मेशन जब आपके पास आ जाती है, देन यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द सेमिनार टू बी कंडक्टेड। So this kind of a request letter is also going to be a different kind, because इसमें आपने details भी provide कर दी हैं, and then you close courteously to maintain goodwill. Obviously you close with without saying that
it is mandatory or it is a requirement for you to pay heed to our request. It is not that way. आपने रिक्वेस्ट की है, अब उनका काम है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को मानते हैं या नहीं मानते. So and you have to maintain goodwill, because probably if this person is not available for a seminar this time, he may be available next time. तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच के ये आपको goodwill maintain करनी है, because as he has been a very good speaker, तो आप उसको बार बार बुलाना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है कि 10 में से 2 times वो ना आ सके. So don't create a bad will, या don't create a rude या tension वाला atmosphere create ना करें, और बहुत closely, बहुत clearly इसको रखिए, because time and again you will be requiring people from other organizations, from other sides to help you out and to conduct your workshops and seminars and all these things. Okay, so we come to an acknowledgement. अब acknowledgement letter is a different one. जैसे मैंने previous आपको बताया, वो इससे interrelated है. Request आपने की और जे स्मिथ ने acknowledge कर दिया कि yes, I will be available, I will come and we will have a good seminar of 3 days on presentation skills या communication skills या जो भी. Then वो जो लिख रहा है वो कैसे लिख रहा है, जे स्मिथ एक्नॉलेज कर रहा है. स्टार्ट विद द एक्नॉलेजमेंट, कि उसने पहले ही एक्नॉलेज कर लिया कि आई विल बी हैप्पी टू जॉइन यू, एंड it has been a great pleasure working with you previously and I hope that I will enjoy this time also. सेमिनार मैं जो हूँ मैं इसमें enjoy करूँगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी क्लियर, बड़ी क्लोजली डन और बड़ी अच्छी तरह से की जाती हैं. एक्नॉलेजमेंट अगर आपने येस कहना है तो फ़ौरन के फ़ौरन कह दीजिए ताकि आपका रीडर खुश हो जाए, और अगर आपने एक्नॉलेज करके मना करना है कि मैं नहीं आ सकता, तो आप रीज़न्स दीजिए और आप पहले बफर स्टेटमेंट दें कि इट इज़ माई आई एम वेरी ऑनर्ड that you have requested me to conduct a seminar and you have considered me for this great job, but these are the difficulties, these are the problems, I will not be available on this time, in fact I can recommend somebody else. तो वो एक different way हो जाएगा of acknowledging अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो फिर bad news letters के reference में चला जाएगा. ठीक है, so again acknowledgement positive, very nicely done. Start with the acknowledgement, आप उससे start कीजिए कि I'm happy to have you and to know that you have considered me, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की. and then say yes clearly when relevant. yes कह दें जब relevant है, ठीक है, और time और date confirm कर दीजिए. so very clear acknowledgement letter मौजूद है आपके पास कि आपने टाइम और डेट क्लियर कर दिया है. इसमें आप चाहें तो सब्जेक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्जेक्ट लाइन होगी एक्नॉलेजिंग रिक्वेस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ सेमिनार. ठीक है, सो प्रीवियस वाला रिक्वेस्ट था, ये वाला एक्नॉलेजमेंट हो गई. अब दूसरे एंड से जो लेटर आ रहा है वो पॉजिटिव है, वो येस का है. येस वी विल बी एबल टू, जे स्मिथ विल बी अवेलेबल एंड द टाइम एंड डेट इज देयर, और इसको आप जो है वो रेस्ट अश्योर्ड दैट इट इज़ गोइंग टू बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर. देन इफ देयर इज अ डिले, स्टेट इन अ रीजनेबल मैनर. ठीक है, अगर डिले है, अगर आप ये कहते हैं कि ओके आपके सेमिनार इस डेट पे है लेकिन इस डेट पे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसको एक दिन आगे कर लें तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा. इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू कंसिडर माई रिक्वेस्ट. तो अगर डिले है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप रीजनेबल मैनर में उसको जस्टिफाई करेंगे. ये नहीं लिखेंगे कि आई कैन नॉट कंडक्ट दिस सेमिनार ऑन 26th, आई विल बी अवेलेबल ऑन 27th. ऐसे नहीं होगा. आप ये कह सकते हैं कि 26th is a very heavy day for me because I am having a lot of meetings and I would need to prepare for this seminar, so I need one more day.
तो मुझे 27 भी दे दें ताकि 28 से मैं शुरू कर लूँ। इस तरह से अपनी रीजनेबिलिटी, अपना कर्टियस टोन, अपनी सराउंडिंग्स की आपको नॉलेज दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। यू आर नॉट वर्किंग इन अ वैक्यूम, यू आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन। तो वो बैकग्राउंड जब आप देते हैं, जब आप सारी बात अच्छी तरह से क्लियरली समझाते हैं, तो उसका आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है और वो पॉजिटिवली लिया जाता है, ना कि एक रूड स्टेटमेंट हो कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल। तो ऐसी तो बात जो है वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्रोवाइड अ टेंटेटिव डेट एंड टाइम, ऑफ कोर्स कि मैं इस वक्त आ सकूँगा। सप्लाई एनी नेसेसरी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन कि मेरे लिए ये चीज़ें अवेलेबल हों, सेमिनार हॉल अवेलेबल हो, मल्टीमीडिया अवेलेबल हो। आई विल ब्रिंग माई नोट्स बट आई विल नीड दैम फोटोकॉपीड। और कितने लोग हैं जो कि अटेंड करेंगे, प्लीज़ गिव मी, बिकॉज उसमें फिर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि 30 पार्टिसिपेंट्स हैं या 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट मैनर। सो वो आपको बड़ा एक क्लियरली ये काम करना होता है। तो इसमें आपको डिटेल्स और इंफॉर्मेशंस ज़रूर प्रोवाइड करनी है। क्लोज कर्टियसली टू मेंटेन गुडविल। और क्योंकि अगर आपने ये कहा है कि टाइम और डेट चेंज कर दें, मुझे सूट नहीं कर रहा, तो आप एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं। सो उसके लिए व्हेन यू क्लोजिंग कर्टियसली with a goodwill that it will be good to be together again, and I have always appreciated working with this organization, and it is also my learning process. So ये छोटे छोटे sentences part of your correspondence बन जाते हैं। So I hope you understand हमारे letters, inquiry, request, acknowledgement, ये सब good news letters हैं, ठीक है। Please remember कि ये गुड न्यूज़ लेटर्स हैं। और एक्नॉलेजमेंट में भी ये है कि अगर कोई जैसे अभी तो मैंने आपको एक इंडिविजुअल की एग्जांपल दी कि उसको सेमिनार के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट की जा रही है फॉर अ प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट डिले हो जाती है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखेगी कि जी प्रोडक्ट हमारे पास है, उसकी शिपमेंट में थोड़ी देर हो रही है, एंड दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिले, and it will be with you inshallah not on this time but on 2 days later, 10 days later, या एक महीने की डिले है, तो वो ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए, बिकॉज इससे गुडविल स्टैब्लिश होती है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको वैल्यू नहीं किया गया। सो क्लाइंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी बात को वैल्यू दी जाए, उसकी बात को वेटेज दी जाए, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए। ओके, अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट और सर्विस एडा फॉर्मूला के साथ, ठीक है। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट के लिए होगा, और ये होगा आपको एडा उसके साथ फॉर्मूला के साथ। किसी भी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं, नई प्रोडक्ट है और वो आपने मार्केट करनी है, ठीक है। यूज द सब्जेक्ट लाइन टू कैच द रीडर्स अटेंशन। सब्जेक्ट लाइन, अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, और अ न्यू क्रीम फॉर पीपल हु वांट टू लुक फेयर, ठीक है। ये अटेंशन हो जाएगी। अटेंशन एकदम से आपका रीडर जो है वो पढ़ेगा, देखेगा कि ये क्या है। ओपन बाय एक्सप्लेनिंग योर रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन एंड एम टू कैच द रीडर्स इंटरेस्ट। रीडर का इंटरेस्ट आप कैच करेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली हर्बल, ये जो है वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ऑयल्स ऐसे हैं। सो वो आपको रीडर का इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये सोप इस तरह का है, या ये शैम्पू ऐसा है, या ये फ्रेग्रेंस क्रीम ये इस तरह की है, वाइटनिंग क्रीम है, या व्हाटएवर जो भी है, वो आप उसको इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें इसमें होनी हैं, और इससे इतना अच्छा इफेक्ट आएगा। 7 डेज़ में आप यू विल लुक वंडरफुल, और रिंकल्स नहीं होंगे, लाइंस नहीं होंगी फेस पे, ये डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, रिमूव हो जाएंगे ब्लैक हेड्स। ये सब चीज़ें आप इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए करते हैं। सप्लाई डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द मिडल पैराग्राफ टू क्रिएट अ डिज़ायर टू रीड फर्दर। फिर डिज़ायर दें, इंफॉर्मेशन दें, डिटेल्स दें, ताकि
आपके जो क्लाइंट है उसके जहन में डिज़ायर हो कि यस मुझे ही ये प्रोडक्ट लेनी है, मेरे लिए ही बनी है. सो अगेन यू आर कन्विंसिंग एस्किमोस दैट दे शुड बाय आइस. तो वो डिज़ायर क्रिएट हो जाएगी. ठीक, उसके बाद यू क्लोज बाय सेइंग व्हाट यू कैन डू फॉर द रीडर एंड व्हाट यू वांट द रीडर टू डू. एक्शन हो जाता है ये. ठीक है. सो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन आर द एडा फॉर्मूला. ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग्स में यूज़ होता है. अटेंशन आप लेते हैं अपने क्लाइंट की, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, गुड उसके बारे में गुड रिपोर्ट दे के, डिज़ायर के यस ये आप ही के लिए है, इसके आप ही ने इसको यूज़ करना है. जैसे यू फ़ोन है उसका कैप्शन ही है इट्स ऑल अबाउट यू. तो वो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है जो कि एक अच्छी फीलिंग आती है. और एक्शन है कि आपको ये प्रोडक्ट ये चीज़ कहाँ से मिलेगी. कोई वेबसाइट है, कोई आपको कंटिन्यू कहीं किसी मार्केट में करना है, या किसी शॉप का एड्रेस है, या आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी है, या व्हाटएवर. सो एक्शन कि आपने क्या करना है, उसको ख़रीदने के लिए आपको क्या करना है. सो ये आपका एक्शन क्या होगा. सो प्लीज़ रिमेंबर कि किसी प्रोडक्ट किसी सर्विस को डेवलप करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए एडा फार्मूला is one of the formulas for good business communication. Attention, interest, desire and action. So I hope so far आपको ये चीज़ें clear हों. We learned about different letters. थोड़ा सा हमने ऑफिस नोट देखा, हमने फैक्स ट्रांसमिटर्स देखे, लैंग्वेज हमने डिस्कस की कि किस तरह की है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ के पे कॉमा है, एंड हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग. रिक्वेस्ट लेटर कैसा है, एक्नॉलेजमेंट लेटर कैसा है, और इंक्वायरी लेटर किस तरह का है. एंड व्हाट अबाउट द एडा फार्मूला कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एडा फार्मूला क्या रोल प्ले कर रहा है. सो हेयर वी एंड आवर लेक्चर. आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, and see you again in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.